War with China and Pakistan has happened. 1962 में चाइना के साथ एंड 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो चुका था। इसके बाद भारत में कुछ नई परिस्थितियां इमर्ज हुई, जिनमें खास तौर पे कुछ चीज़ें तो नेचुरल थी। नेचुरल क्या थी कि जैसे इंडिया में एक एक्यूट फूड शॉर्टेज हुई, जिसकी वजह से फमाइन की कंडीशन हो गई। खाद्यान्नों की जो हमारी ज़रूरत थी वो अपने आप में बहुत ही पैथेटिक हो गई। सेम टाइम में इस वार के कारण हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर अचानक बढ़ गया। मैडम गांधी ने इनिशियली जो रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, उन रिफॉर्म के फलस्वरूप इंडिया में कोई खास इकोनॉमिक ग्रोथ आई नहीं थी। इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा था। तो ऐसी कंडीशन में रिफॉर्म को पॉजिटिवली नहीं लिया गया, इसको पॉजिटिवली नहीं लिया गया। देयरफॉर इंडिया जो धीरे धीरे रिफॉर्म की ओर बढ़ना चाहता था, वो फिर से गवर्नमेंट कंट्रोल की ओर बढ़ना शुरू हो गया। और तब हमने जाके देखा कि इंडिया में नेशनलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसमें कि 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन शुरू होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का नेशनलाइजेशन शुरू होता है एंड कोल का नेशनलाइजेशन शुरू होता है। नेशनलाइजेशन के साथ साथ कुछ पुरानी हेरिटेज थी इंडिया की, खासतौर पे लाइसेंस राज, MRTP एक्ट इसी दौरान आया था, रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर MSME एंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो कि हमने सेकेंड प्लान में इंट्रोड्यूस किया था। तो इनके चलते भारत में जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स थे, ये स्ट्रक्चरल बॉटलनेक कहने का ये मतलब कि इंडिया में ही स्ट्रक्चर में ही वो कमियां थी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई सही डायरेक्शन मिला ही नहीं। अब अगर आपको चाइना के बारे में पता हो तो 1980 के आसपास डेंग जियापिंग का टाइम आता है। वहां से चाइना ने 2010 तक लगातार डबल डिजिट ग्रोथ देखा। एशियन इकोनॉमीज ऑलरेडी स्मॉल इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट पे डिपेंड हो रही थी, उनका कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा था। तो इस पूरे रीजन में एक साउथ एशिया ऐसा रीजन था, साउथ एशिया, जिसमें मेजर कंट्री जो थी वो इंडिया एंड अदर देन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिनके इकोनॉमिक फ्यूचर की सर्टेनिटी सही डायरेक्शन में नहीं थी, इट वॉज इन रॉन्ग डायरेक्शन, जिसके चलते हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ वो नहीं हो सकी। और 1991 तक आते आते हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस में फंस गए और लिबरलाइजेशन का एक नया दौर शुरू होता है 1991 के बाद। तो आज के इस चैप्टर में हम नेहरू जी की बात की आर्थिक स्थितियों को समझेंगे, जिसमें हमारा जो टारगेट पीरियड होगा वो 1965 से 1991 तक होगा। इसके पहले हम लोगों ने दो पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली हैं, पहली और दूसरी। पहली में हमने समझा था एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड सोशल सेक्टर को प्रमोट किया गया। सेकंड में इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा पुश मिला। आज हम लेक्चर नंबर 4 पे आ गए हैं यहाँ पे, और लेक्चर नंबर 4 के माध्यम से हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें आज मैडम गांधी के ड्यूरेशन की हैं, और समझने के लिए हम बता दें कि हम लोग यहाँ पे हैं, ये है यूनिट नंबर 5। चलिए, क्या थी नेहरू जी के बाद की आर्थिक स्थिति? तो उसमें लगातार 2 मानसून की विफलता, जिससे कृषि पर बोझ बढ़ गया, फूड ग्रेन्स की सप्लाई होने लगी, मुद्रास्फीति बढ़कर 12% तक हो गई थी, और कीमतें 20% तक बढ़ गई थी। किसकी? खाद्य आइटम्स की। क्यों? जो फूड आर्टिकल्स थे, खाद्य कीमतें थीं, वो बढ़ने का एक बड़ा कारण था सप्लाई साइड शॉक। अभी सप्लाई साइड शॉक क्या होता है कि मानसून की विफलता के कारण कृषि में उत्पादन कम हुआ, जिसकी वजह से सप्लाईज पुअर रही। इसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड शॉक। ठीक है,
इसके अलावा 2 युद्ध हो चुके थे जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसने राजकोषीय घाटे को कहां तक बढ़ा दिया था, 7.3%। कब? 67 के आसपास। भुगतान संतुलन बिगड़ गया, है ना, भुगतान संतुलन की कहानी और खराब हो गई। 1964-65 के दौरान लगभग 340 मिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ आयात कवर 2 महीने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। ठीक है, 2 महीने से कम का हमारा इंपोर्ट कवर था। आज कितना है कमेंट सेक्शन में बताओ कि सन 2023 में भारत का इंपोर्ट कवर कितना है। खाद्य भंडार इतना कम था कि कुछ क्षेत्रों में बड़े आयात के लिए अकाल की स्थिति का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान युद्ध के जवाब में, चूंकि एक बात समझो आप, 65 के टाइम तक क्लियरली पाकिस्तान अमेरिका एक दूसरे के साथ अलाई तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी म्यूचुअल ट्रस्ट में आ चुके थे। हाँ, इसके लिए ये सही शब्द है, म्यूचुअल ट्रस्ट पर आ चुके थे, इसको अलाई नहीं कह सकते। ऐसी कंडीशन पे चूंकि पाकिस्तान और भारत का युद्ध था, अमेरिका भारत को संदेह की दृष्टि से देखता था कि भारत यूएसएसआर का साथी है। तो ऐसी कंडीशन पे अमेरिका, जो दुनिया को बड़े पैमाने पर फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करता था और कई योजनाओं के माध्यम से गरीब देशों को, जिनमें भारत भी एक गरीब देश था, PL 480 समझौते के माध्यम से बहुत सस्ती दरों में खासतौर पर गेहूं का एक्सपोर्ट करता था। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिका ने फैसला लिया कि रणनीतिक और मानवीय आधार पर वो भारत को अनाज नहीं देगा, जिसके फलस्वरूप भारत में जो फूड क्राइसिस थी वो और एक्यूट हो गई। अमेरिका, विश्व बैंक और IMF क्या चाहते थे? क्यों वो किसी कंडीशन के तहत इंडिया की मदद करना चाहते थे? लेकिन वो कंडीशन क्या थी, ये समझने के लिए हमको एक साथ तीनों को समझना पड़ेगा कि विश्व बैंक और IMF अमेरिका के साथ मिलकर क्या चाहते थे। अपने व्यापार और औद्योगिक नियंत्रणों को लिबरल बनाएं। लिबरल क्यों, ये हमको समझना चाहिए। लिबरल बनाने का क्या मतलब है कि इजी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ऐसा कोई एक्सपोर्ट होगा तो क्या भारत के पास ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होंगे अमेरिका में भेजने के लिए, या अमेरिका के पास ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड आइटम होंगे, ज्यादा टेक्नोलॉजी किसके पास है, किसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा? तो उदार बनाने का सीधा फायदा मिलना था अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को। इसलिए ये इकोनॉमी को उदार बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। रुपए का अवमूल्यन करें। रुपए का अवमूल्यन क्यों करने के लिए बात कर रहे थे? कि इनको लगता था कि इंडिया ने डॉलर के साथ अपने रुपए को पैरिटी पर नहीं रखा, और रुपया जो है ओवर वैल्यूड है। लेकिन भारत रुपए के अवमूल्यन को अपनी साख के आधार पर देखता था, अपनी सॉवर्निटी पर एक अटैक देखता था, अपनी संप्रभुता पर एक अटैक के तौर पर देखता है भारत। उस समय की बात करें, और नई कृषि नीति अपनाए जाने के लिए दबाव बनाए गए। हालांकि कृषि में नई पहल का काफी स्वदेशी समर्थन था। मतलब भारत के जो दूसरे अपोजिशन पार्टीज थी और अपोजिशन के नेतागण थे, वो कृषि में जो रिफॉर्म थे इनके फेवर में थे, लेकिन रुपए के अवमूल्यन को और व्यापार के नियंत्रण को उदार बनाए जाने के विरोध में थे। और उस मामले में ये अमेरिका पे बहुत संदेह करते थे। यहां पर अमेरिका का इरादा कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा तो नहीं है। चलिए कुछ और परिस्थितियों को समझते हैं। फिर भी रुपए में नाम मात्र रूप से 36.5 का अवमूल्यन किया गया, नॉमिनल एक्सचेंज रेट NER के आधार पर। कितना गिराया गया रुपए को? 36.5% का डिवैल्यूएशन किया गया। ठीक है, डिवैल्यूएशन किया गया। अगर आपने NER और NER वाले लेक्चर नहीं देखे तो कॉन्सेप्चुअल IAS में आप सर्च करके देख सकते हैं। 1960 के दशक के मध्य में इंदिरा गांधी द्वारा व्यापार उदारीकरण शुरू किया गया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि उदारीकरण 91 में ही पहली बार शुरू किया गया था, नहीं। ये ध्यान रखना, अगर ये बोला जाए कि पहली बार लिबरलाइजेशन या उदारीकरण इंडिया में कब शुरू होता है, तो 91 उसका सही उत्तर नहीं है। उसका सही उत्तर होगा 1961 के टाइम में।
1960 के टाइम में, ये 66 की बात थी, 67 के टाइम की बात थी इस समय। लेकिन यह उद्योगों में जारी मंदी को और मुद्रास्फीति और निर्यात की विफलता के साथ जुड़ा रहा। कहने का मतलब यह है कि इसमें उद्योगों में मंदी बनी रही, मुद्रास्फीति ज्यादा बनी रही, ज्यादा मुद्रास्फीति, ठीक है, और निर्यात बढ़ नहीं सका, निर्यात कम ही रहा, जिसके कारण बाहरी कारक जैसे 1967 का सूखा और आंशिक रूप से नीतियां अपर्याप्त तरीके से लागू की गई, ठीक है। इसका यह महत्वपूर्ण कारण था, जिससे पहले उनका दीर्घकालिक प्रभाव महसूस किया जाए, इन नीतियों की निंदा की गई। क्योंकि दीर्घकालिक प्रभाव तो हो सकते थे, कुछ पॉजिटिव लेके आते, लेकिन इनकी निंदा की गई। निंदा क्यों की गई? शॉर्ट टाइम में इन स्कीम्स को फेल्ड देखा गया। किन स्कीम्स को? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, एफर्ट ऑफ लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, ठीक है, इनका विरोध शुरू हो जाता है। अच्छा, और समझिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज छपी, कब? तारीख देखिए, बॉम्बे का पेपर है, जुलाई 20, 1969। 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, इसी को हम नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहते हैं, ठीक है। व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रीकरण की उदारीकरण और अवमूल्यन की कथित विफलता के बाद बाहरी एजेंसी जिनमें विश्व बैंक, IMF और अमेरिका पर नाराजगी बढ़ गई। सरकारी नियंत्रण के पक्ष में ज्यादा आवाज उठने लगी। सरकारी नियंत्रण का क्या मतलब है? एफर्ट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजवाद के पक्ष में और ज्यादा आवाजें उठने लगी और उदारवाद के विपक्ष में, जिससे भारत राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तर्क और मजबूत हो गए, ठीक है। भारत में राष्ट्रीयकरण, और यही वजह थी कि 69 में नेशनलाइजेशन शुरू किया गया बैंकों का। 1969 में 14 प्रमुख निजी एवं वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये पहला फैक्ट आपके प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट, इस पेज का पहला फैक्ट। 1969 में 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब प्राइवेट बैंकों को सरकारी बना दिया गया, ठीक है। दूसरा, 69 में ही MRTP एक्ट पास किया गया। MRTP एक्ट क्या था? मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका ऑब्जेक्टिव अगर पूछा जाए तो मोनोपोली को कम करने के लिए, खासतौर से बड़े व्यापारिक घरानों की गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करते हुए 69 में MRTP एक्ट पास किया गया। इंश्योरेंस सेक्टर को 72 में राष्ट्रीयकृत किया गया। जरा क्रोनोलॉजी याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना। 69 में बैंकों का नेशनलाइजेशन, 72 में इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन, ठीक है। 73 में कोयला का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, 73, ठीक है। और विदेशी मुद्रा विनियमन फेरा 73 में, फेरा में निवेश पर कई प्रतिबंध लगाते हुए इसे पास किया गया, ठीक है, कि विदेशी मुद्रा विनियमन को काफी टाइट कर दिया गया। सरकार ने घाटे वाली कंपनियों को बंद करने के बजाय उनका राष्ट्रीयकरण किया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और खराब हुई। खासतौर पे इस परिस्थिति का कि जो घाटे वाली कंपनी उनको बंद न करके उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब जो उनका घाटा था, जो उनका डेट था, जो उनका उधार था, ये बर्डन किस पे ट्रांसफर हुआ? गवर्नमेंट पर। ये ध्यान देने की जरूरत। अच्छा, एक और चीज, इंदिरा गांधी जी के समय में कुछ खास खास फैसले लिए गए थे, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि मैडम गांधी के टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटेट किया गया, नेशनलाइज किया गया 14 राष्ट्रीय बैंकों का, इंडो पाक वार 71 का हुआ, शिमला एग्रीमेंट इनके टाइम में हुआ, एंडेड प्रीवी पर्स, ये प्रीवी पर्स जो 47 में शुरू किया गया था इंडियन प्रिंसेस के लिए, राजाओं के लिए, उसे खत्म कर दिया गया। ऑपरेशन बुद्धा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण, पोखरण 1, ठीक है, पोखरण 1। दूसरा, सेंट द फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस,
स्पेस में पहली बार कोई इंडियन भेजा गया मैडम गांधी के टाइम में, और फॉरेन पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलिए 80 के दशक का उच्च विकास का चरण। मैडम गांधी के बाद राजीव गांधी जी का समय आता है। राजीव गांधी जी के समय को हम लोग रिफॉर्म के तौर पे देखते हैं। इनके दौर में कई रिफॉर्म हुए जिनके परिणाम स्वरूप उच्च विकास दर नोट किया गया। 80 के दशक के उत्तरार्ध में कुछ सुधार लागू किए गए, जैसे लाइसेंस खत्म नहीं किया गया, लाइसेंस के अनुदान में छूट कर दी गई। मतलब ये कि लाइसेंस देने की जो प्रणाली है उसको थोड़ा सरल किया गया। ठीक है, आयात प्रतिबंधों में कमी की गई, जिससे कि आयात और बढ़ सके। तो कमी की गई किसमें? प्रतिबंधों में। निर्यात प्रोत्साहन शुरू किया गया, निर्यात एक्सपोर्ट सब्सिडी शुरू की गई, एक्सपोर्ट सब्सिडी। कैसे कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो अगर आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाए तो आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में सस्ता होगा, या किसी और तरीके से लॉजिस्टिक सप्लाई चेन कॉस्ट में कोई कमी कर दी जाए तो भी आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। और ऐसे प्रमोशन को हम निर्यात प्रोत्साहन के तौर पर जानते हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडी कहते हैं। प्रोत्साहन मतलब यहाँ पे सब्सिडी से। इसने भारत को 1980 के दशक में सकल घरेलू उत्पाद के 5.5% की अधिक की उच्च वृद्धि के लिए प्रेरित किया गया। देखो इंडिया की जीडीपी में पहले क्या ग्रोथ हो रही थी? 3%, 3.5%। एवरेज ग्रोथ रेट करीब 3.2% रही बिफोर राजीव गांधी, और इसीलिए इसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। हिंदू ग्रोथ रेट क्यों? क्योंकि उस समय हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट भी कुछ ऐसे ही थे। ठीक है, तो पहली बार भारत ने 5.5% का ग्रोथ रेट किसके दौरान मेजर किया? राजीव गांधी के दौरान। ठीक है, और प्रोफेसर राज कृष्णा ने 3.5% वाले ग्रोथ रेट को क्या बोला था? हिंदू ग्रोथ रेट। ठीक है, अच्छा 1950, 1965, 1980 और 1990 की कुछ डेटा दिए हुए हैं, जरा इनको देख लीजिए। 19वीं सेंचुरी के आसपास ये ग्रोथ रेट 7% थे, 1950 के आसपास 3.5%, 1965 तक भी ये पीरियड में 1900 से 1965 तक, इस पीरियड में ये थे 0.7%, इस पीरियड में थी 3.5%, 1950 से 1965 तक, और 1965 से लेकर 1980 तक भी 3.5% ही थी। और उसके बाद 1980 के दशक के दौरान शुरू हुआ, ये करीब 1984 की बात है, 1984 की बात है जब ये 5.5% का ग्रोथ रेट शुरू होता है। 1990 तक के करीब 5.5% की ग्रोथ रेट भारत को मिलती है। ठीक है, सेविंग उसी तरह से आप देख लेते हैं, तो ये हाईएस्ट सेविंग कब थी? 1980 से 1990 के दौरान, और ये निवेश इंडिया का जो बढ़ा वो भी इसी पीरियड में बढ़ा, 1980 से 1990 के दौरान। 1950-51 की अवधि में कुछ स्ट्रक्चरल बॉटलनेक थे जिनको हम बोलते हैं संरचनात्मक अड़चनें। स्ट्रक्चरल बॉटलनेक, दोनों शब्द समझेंगे। बॉटलनेक का मतलब होता है बाधाएं, अड़चनें या बाधाएं। ठीक है, और स्ट्रक्चरल का मतलब कि जो हमारे स्ट्रक्चर में बाधाएं, मतलब फंक्शनल नहीं है, ये स्ट्रक्चर में ही समस्या है। अगर स्ट्रक्चर में समस्या ना हो तो उसे फंक्शन में सुधार किया जा सकता है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में ही समस्या है तो उसे सुधारा कैसे जाए? तो स्ट्रक्चरल अगर प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके ही उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो 1950 से 1991 के दौरान जो स्ट्रक्चरल बॉटलनेक थे उनमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लाइसेंस राज के बारे में। अब लाइसेंस राज के क्या परिणाम थे, क्या उद्देश्य थे, हमें सब पता होना चाहिए। जरा उद्देश्य देख लेते हैं। निवेश का नियोजित पैटर्न तैयार करना। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि निवेश का एक नियोजित यानी कि प्लान्ड पैटर्न में निवेश हो सके, प्लान्ड पैटर्न में। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में किसी भी अमाउंट के लिए, उदाहरण 10 लाख के लिए कोई लाइसेंस है, तो अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको फिर लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला भी था कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो तो बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लाइसेंस फिर से लेना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाई।
प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर पाई। क्यों? प्राइवेट सेक्टर किसी सीमा से अधिक बिना गवर्नमेंट के परमिशन के निवेश नहीं कर सकता। यही था निवेश से संबंधित जो लाइसेंस की प्रणाली थी। तो इसमें प्लान्ड पैटर्न लागू हो सका इस वजह से, एकाधिकार का विरोध करने के लिए। और लाइसेंस क्यों लाया गया? मोनोपोली को काउंटर करने के लिए। मोनोपोली को काउंटर करने के लिए कैसे? कि अगर कोई एक ही मैन्युफैक्चरर या कुछ ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर सभी वस्तुओं का बड़े पैमाने में प्रोडक्शन करेंगे तो वैसी कंडीशन पर मोनोपोली आ जाएगी कुछ लोगों की। भारत यकीन रखता था समानता पर, तो वैसी कंडीशन पर इंडिया ने लाइसेंसिंग के माध्यम से मोनोपोली को रोकने में प्रयास किया। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, धन की एकाग्रता को रोकने के लिए, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, कि किसी एक ही व्यक्ति के पास सारा प्रॉफिट, सारा पैसा ना इकट्ठा हो जाए, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए लाइसेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। उद्योगों का पता लगाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए, पहली बात तो ये कि किस सेक्टर में कौन से उद्योग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। जब आप कोई भी नई इंडस्ट्री शुरू करते हो तो लाइसेंस लेते हो, उस समय के दौरान लाइसेंस लेते हो, लाइसेंस के माध्यम से गवर्नमेंट को पता चल जाता था कि कौन सी इंडस्ट्री है और कहां पे वो ऑपरेट हो रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन कैसे? कि किसी एक ही राज्य प्रदेश में सारी फैक्ट्रियों को लाइसेंस ना दे दिया जाए, और जरूरी यह है कि जहां पे फैक्ट्रियां नहीं हैं वहां पर भी लाइसेंस देकर आप नई नई फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन करिए, जिससे कि क्षेत्रीय संतुलन आएगा। यह भी एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था लाइसेंस राज का, छोटे पैमाने के उत्पादकों के हितों की रक्षा करना। माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ठीक है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा करना, क्योंकि देखो जो बड़े निवेशक होते हैं ना, जैसे मान लो आज की डेट में अंबानी है, अडानी है, ये लोग वस्तुओं का बहुत सस्ते मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनका नुकसान हो जाता है, वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता नहीं। ऐसी कंडीशन पर छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए भी लाइसेंस लाया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको बड़े निवेश की परमिशन ही नहीं देगी, बड़े निवेश को लाइसेंस ही नहीं देगी, तो वैसी कंडीशन पर छोटे उत्पादकों का हित अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। नए उद्यमियों को के प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, देखो उद्देश्य अच्छा है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहता था। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी क्षेत्र में किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, तो वहां पर जो छोटा व्यापारी है वो निवेश करके उत्पादन कर सकता है। बड़े व्यापारी को चूंकि लाइसेंस लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट बड़े निवेश की इजाजत नहीं देगी, परमिशन नहीं देगी, तो ऐसी कंडीशन पर बड़ा उत्पादक वहां पे उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, और छोटा उत्पादक अपने आर्टिकल्स को बनाना शुरू करेगा, अपने प्रोडक्शन को शुरू करेगा, और वहां पर मार्केट उसे मिल जाएगा। पौधों और अग्रिम प्रौद्योगिकी के लिए, ठीक है, यानी कि प्लांट और एडवांस टेक्नोलॉजीज के लिए। ये पौधों का मतलब है प्लांट, ठीक है। अग्रिम यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई आप प्लांट अगर लगाते हो, इसको ऐसे लिखिएगा आप हिंदी में, एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर प्लांट कोई आप लगाते हो तो वैसी कंडीशन पर भी आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है, जैसे स्टील प्लांट वगैरह कुछ भी। अब लाइसेंस राज के प्रभाव क्या थे? दुख की बात यह है कि प्रणाली अपने किसी भी सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त किए बिना ही प्रतिस्पर्धा को बर्बाद कर दिया, उद्यमशीलता को बर्बाद कर दिया और विकास को भी विफल कर दिया। क्षमाशोधन आवेदनों में अंतहीन देरी ने कुशल और ईमानदार प्रवेशकों के प्रवेश को हतोत्साहित किया, और सिस्टम में हेर फेर करने वाले कुशल, अक्षम और उत्पादकों को पुरस्कृत किया गया। यह मूल रूप से मारा गया जन्म से ही भारत में औद्योगिक क्रांति की आशा को, देखो यहाँ पे शब्दों का थोड़ा सा चेंज हो गया है, यह मूल रूप से भारत में औद्योगिक क्रांति
को जन्म के ही दौरान मार दिया। ये कहना चाहता है कथन कि भारत में मूल रूप से औद्योगिक क्रांति को उसके जन्म के साथ ही इट किल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एट द इंसेप्शन स्टेज। निहित स्वार्थों के और बड़े शक्तिशाली समूहों का निर्माण किया गया। अब इसमें जो निहित स्वार्थ वाले थे, लाइसेंस और ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिशियन नेटवर्क के माध्यम से बिजनेसमैन ने किसी नए व्यक्ति को लाइसेंस ना मिले इस बात के प्रयास करते हुए और बड़ा अपना नेक्सस एस्टैब्लिश किया। भारत इस बात की सराहना करने में यानी कि अप्रिशिएट करने में विफल रहा कि मौजूद प्रतिस्पर्धा सबसे अच्छा स्कूल है जिसमें उद्योग सफल होता है। तो यह समझने में भारत विफल रहा। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव। अब देखो, ये एकाधिकार को प्रतिबंध करने के उद्देश्य से एमआरटीपी एक्ट लाया गया था, लेकिन मैडम गांधी ने 1969 में एमआरटीपी एक्ट को बनाया और इसके एक पीढ़ी के लिए निजी उद्योग को पंगु कर दिया इसने। ठीक है, निजी उद्योग के एक पीढ़ी को पूरा इसने पंगु कर दिया एमआरटीपी एक्ट ने। क्यों? इरादा इनका यह था कि मोनोपोली को रोकना, लेकिन मोनोपोली को रोकने के इरादे के चलते इन्होंने उद्योगों द्वारा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग को प्रिवेंट किया। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहा, एक्सपोर्ट हो न सका क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपके पास आर्टिकल कम है। तो इस वजह से निजी उद्योग जो प्रॉफिट अर्न कर सकता था और उस प्रॉफिट के बाद वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकता था, वो नहीं हो सका, जिससे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बुरी तरह प्रभावित हुई और ज़्यादा इसको पंगु बना दिया गया। रुपए से अधिक की संयुक्त संपत्ति वाला, नियत रुपए यहाँ पे लिखना चाहिए, नियत रुपए से अधिक के संयुक्त संपत्ति वाला कोई भी व्यवसायिक समूह 20, अब इस नियत अमाउंट को कितना बनाया गया? 20 करोड़ रुपए को एकाधिकार, यानी कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का अगर आपका निवेश है तो इसे एकाधिकार माना जाएगा। और 69 के बाद प्रभावी रूप से अपने व्यवसाय का विस्तार करने से उसे वंचित कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय फर्मों ने बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के कई अवसरों को खो दिया। उन्हें कभी भी अपनी औद्योगिक क्रांति शुरुआत करने का मौका ही नहीं दिया गया। 80 के दौरान राजीव गांधी सरकार ने एमआरटीपी एक्ट की सीमा को 5 गुना बढ़ाकर 20 करोड़ को 100 करोड़ कर दिया गया। कि पहले 20 करोड़ या उससे अधिक के अमाउंट को मोनोपोली कंसिडर किया जाता था, इसे राजीव गांधी ने 100 करोड़ कर दिया गया। अब आप इसे एक बात समझ सकते हैं कि उस समय जो भी उद्योग थे वो 100 करोड़ से ज्यादा के नहीं थे। एक डिफरेंस है प्रीलिम के लिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए देख लीजिए। एमआरटीपी एक्ट 1969 और कंपटीशन एक्ट 2002। एमआरटीपी एक्ट इज इंडियाज फर्स्ट कंपटीशन लॉ कंसिस्टिंग ऑफ लॉ एंड इंडिजीनियस रेगुलेशन दैट गवर्न डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट प्रैक्टिसेस। और ये देखो, ये डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट प्रैक्टिस को रोकने की बात करता है। ये क्या करता है? ये कंपटीशन के माध्यम से बाजार को प्रोत्साहन देना चाहता है और कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। इसका बेसिस क्या है? ये लिबरलाइजेशन के पहले का एक कानून है। और लिबरलाइजेशन के पहले एक बड़ी परिस्थिति ये आ रही थी, ये ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हो रहा था, है ना? तो उसके पहले की, यानी कि प्री लिबरलाइजेशन और प्री ग्लोबलाइजेशन फेज में है। ठीक है, इसी समय चूंकि ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हो रहा था। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इज बेस्ड ऑन मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी के बाद का है, ये पहले का है। उद्देश्य ये प्रिवेंट करना चाहता था कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर कुछ लोगों के हाथ में, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को रोकना चाहता था। कंपटीशन एक्ट बेसिकली कंपटीशन को प्रमोट करता है और अनफेयर प्रैक्टिसेस को रोकता है। ठीक है, परसू दी पर्पज ऑफ एक्ट, अब ये प्रिवेंट करता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट को
और जो भी अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको MRTP एक्ट प्रिवेंट करता है। कंपटीशन एक्ट एनकरेजेस कंपटीशन, ये कंपटीशन बढ़ाता है और बिजनेस ऑटोनॉमी देता है। MRTP एक्ट 1969 इज रिफॉर्मेटरी इन नेचर, इसमें कुछ सुधार के तत्व हैं। कंपटीशन इज पनिटिव इन नेचर। देखो नेचर से क्या है कि MRTP एक्ट कुछ रिफॉर्म का इरादा रखता है और ये कानून तोड़ने वाले के लिए पनिश का आइडिया देते हैं, पनिशमेंट का आइडिया देते हैं। लघु उद्योगों के लिए आरक्षण, देखो कुछ एक क्षेत्रों को MSME के लिए रिजर्व कर दिया गया था, इसलिए कि MSME बड़ी उद्योगों, बड़ी कंपनियों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। अब इससे MSME को फायदा ये हुआ कि उनके लिए जो रेडीमेड बाजार था उसमें कंपटीशन कम था। दूसरी बात यह है कि इसने इंडियन इंडस्ट्री को टूथलेस टाइगर बना दिया। टूथलेस टाइगर बना दिया। जैसे रोजगार की चिंता और पूंजी की कमी की चिंता के कारण लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए प्रारंभिक आरक्षण दिया गया है ना, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, बाजार तक पहुंचने के साधन नहीं है। लघु उद्योग इकाइयों को पहले औपचारिक परिभाषा 1955 में और फिर 67 में दी गई थी और कुल उद्योगों की संख्या है कितनी? 43 इस समय। इस समय का मतलब जब ये एक्ट आया। मार्च 1987 तक आरक्षण को 800 से अधिक। अब देखो यही दिक्कत है कि पहले 47 फैक्ट्री में शुरू हुआ, धीरे धीरे उसे लिबरलाइज करने की जगह मार्च 1987 तक 800 से ज्यादा वस्तुओं को लघु उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिया गया। इन वस्तुओं का उत्पादन अन्य देशों की तुलना में ज्यादा कॉस्टली था और बेहतर तकनीकी का अभाव था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैंने पिछली बार भी बताया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करना और भारत के औद्योगिक आधार को बड़ा करना है। ठीक है, ये विदेशी निर्भरता को कम करता है। क्यों? क्योंकि जितना आप एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप उतना ही इंपोर्ट करोगे इंडिया में, तो हमारी फॉरेन नेशन पे खास डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। एक तो ये बात। हालांकि आयात प्रतिबंध क्षमता की ओर ले जाने लगे और भारत में उद्योगों में मूल रूप से यह निर्यात और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का लाभ उठाने में विफल रहा है ना, जिसमें पूर्वी एशियाई देशों ने भाग लिया था। सार्वजनिक क्षेत्र की कुल उधारी औसतन 4.4% थी। जीडीपी कितनी थी? 4.4%। 80-81 के दौरान ये 6% हो गई और 1980-90 के तक ये 9% तक बढ़ गए। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र से क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास के लिए संसाधनों का सृजन करना था, धीरे धीरे समग्र रूप से समाज पर एक शुद्ध निकास बन गया, एग्जिट। जो लोग अपना इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं और अगर आप उस पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी कंडीशन लगाओगे, लाइसेंस राज जैसी कंडीशन लगाओगे, तो वहां पर इसका जो डेवलपमेंट है ना वो पॉजिटिव नहीं होगा। सरकार ने न केवल अपने स्वयं के राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे और निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना। ठीक है, उधार लेना। किससे लेंगे उधार? जाहिर सी बात है, अमेरिका, अफगानिस्तान एक्सेट्रा, ईरान, सऊदी अरेबिया, वेस्ट। तो इस प्रकार से इंडिया में ये सारे बॉटलनेक थे जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सका और फॉरेन गुड्स को खास तौर से हेट की दृष्टि से देखा गया। सो थैंक यू सो मच। और आप अपने सजेशंस, अपने आंसर हमें टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर भेज सकते हैं। अपने नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।